बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के महीने में हमें याद रखना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने हमें क्या सिखाया कि दुनिया में हम किस चीज़ के लिए आए हैं। और एक चीज़ जो सबसे ऊपर खड़ी होती है और जो हम बार बार सुनते भी हैं लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम इस दुनिया में अच्छे अखलाक कायम करने आए हैं। अब अच्छे अखलाक कायम करना इतना क्रिटिकल मिशन है एक मुसलमान के लिए, लेकिन हम लोग एज मुसलमान इस मिशन में फ़ेल करते हैं। जो हम सियासत अपने आगे पीछे देखते हैं होते हुए, उसके अंदर अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारे हीरोज़ वो हैं जो जुगतें अच्छी मारते हैं, लतीफ़े अच्छे बताते हैं, डांटते बेहतर हैं और इवन कभी कभार फिज़िकली मारते भी हैं। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सीरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है समझने के लिए। अगर हम हर सियासतदान को इस पर्टिकुलर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग के मुताबिक देखें तो मेरा ख़्याल है कि हमें शर्म आएगी हमारी चॉइसेस के ऊपर। हमें शर्म आएगी कि हमने किन लोगों में अपना एतमाद, अपना जान, अपना माल वक़्फ़ कर दिया। हमें शर्म आएगी कि इन लोगों के पीछे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप यही अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता अपना मौक़िफ़ चेंज कर रही है। हमने आपको पहले ही निशानदेही कर दी थी वो ये करेंगे। और आप ये सोचें कितने लोगों ने अपनी जान, माल, इज़्ज़त, घर, ज़िंदगी, सुकून और ईमान दांव पे लगाया था उनके लिए। पार्टी का एक नोटिस जारी होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि 5 एंकरों का बायकॉट चल रहा है। उसमें कामरान शाहिद साहब हैं, शाहज़ेब खान सादा साहब हैं, 3-4 और हैं। लेकिन उसी शाम को आपको शेर अफजल मरवत साहब शाहज़ेब खान ज़ादा साहब के शो पे मिलते हैं। ना तो सिर्फ वो पार्टी के रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं जो पार्टी ने खुद बनाए, हालांकि मेरा ज़ाती ये राय है कि आपको कभी भी किसी की आवाज़ नहीं दबानी चाहिए, हर किसी से बहस मुबाहिसा करना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने सच पे हैं तो फिर आपको डर किस चीज़ का। शाहज़ेब खान ज़ादा साहब के शो पे शेर अफजल मरवत साहब शाम को पेश आते हैं, तो क्लियरली पार्टी की जो एक कोहेसिवनेस है, यूनिटी है, उसमें मेजर प्रॉब्लम और इशू है। और शेर अफजल मरवत साहब ही अमूमन पार्टी लाइंस और असूल तोड़ने में सर फहरिस्त ही होते हैं। लेकिन जो उस शो पे वो फरमा रहे थे वो ज़्यादा सुनने के लायक था। उन्होंने कहा कि पीटीआई की अपनी गलतियां जिसकी वजह से 80 सीट्स और रिजर्व सीट्स का इशू वो हार रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने रिसेंटली फैसला दिया है जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो पीटीआई ने नई कोalition बनाई थी उसके मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलती थी। अब शेर अब्दुल मरवत साहब पीटीआई मेजर बयानिया के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ये बात करके, क्योंकि पीटीआई ने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी पोर डिसीजन की। लेकिन शेर अब्दुल मरवत साहब ने एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ली कि वो पोर डिसीजंस क्या थे, नेमली 2। एक, उन्होंने कहा कि जो उनकी डील JUI शरानी के साथ बन रही थी वही बननी चाहिए थी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जब हम सारे PTIN, आपको शायद याद होगा इलेक्शन से पहले एक PTIN बनी थी जिनका बैट्समैन सिंबल था, और हाँ PTI सारी उस तरफ भाग दौड़ी थी कि जी ये हमारा नया साइन होगा। और PTIN से जो हमने भाग दौड़ करके डील बनाने की कोशिश की थी, हमें नहीं बनानी चाहिए थी। इवन के शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें PTIN के पीछे किसने लगाया, लिहाजा मुझे लगता है वो इशारा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई साजिश लड़ा के PTI को उस तरफ भेजा था। असल में ये इशू नहीं है। इशू वही है जो PTI के साथ हमेशा से है कि वो सिंगल पर्सन जमात है। इमरान खान ही वो पार्टी है, वो जो कहता है उसी तरह होता है। अब जब खान साहब जेल के अंदर है और कम्युनिकेशन लिमिटेड है और कौन कब मिल रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है और वो बाहर आके क्या कह रहा है, इसकी वजह से एक इंतहाई कन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल पार्टी निकलती है। लेकिन PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी में इतना फ़र्क नहीं है कि वो सिंगल पर्सन जमात है। सिर्फ PMLN और PPP को एडवांटेज ये है कि वो पुरानी जमातें, उनके थोड़े लीडर स्टॉलवर्ड्स हैं, प्लस जो फर्स्ट फैमिलीज़ हैं जमात की वो बहुत बड़ी हैं। फर्स्ट फैमिली से मुराद जो जमात को रन करती हैं। इमरान खान अकेला ही है, उसकी औलाद जो है वो मुल्क से बाहर का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। PMLN के अंदर पूरी शरीफ क्लैन है, 2 मेजर भाई हैं, उनके आगे बच्चे हैं, फिर उनके अब बच्चों के बच्चे भी सियासत में आ गए। मरीम साहब का बेटा सियासत में आ चुका है। और पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब हैं, उनके 3 बच्चे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ा एक कंट्रोल और ग्रिप होती है। तो PTI के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये जो सारी गलतियां PTI और ब्लंडर्स अक्सर मेक कर रहा होता है, ये अमूमन इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं होती। हाँ, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की साजिश होती है, इनिशली सिंबल चले जाना, वो क्लियरली नज़र आ रहा था कि कोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। इलेक्शन के नाइट पे जो रिगिंग हुई वो क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट ने और इंतज़ामिया ने मिल के की थी। लेकिन हर चीज़ ही कंस्पिरेसी नहीं होती।
तो इसका थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए। अब आपको पीटीआई के अंदर दो कैंप मिलेंगे इस बात के ऊपर। कुछ लोग कहेंगे जी शेर अफजल मरवत इस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है, वल्लाह वाला अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते, ना ही कोई सबूत लाया गया उनके खिलाफ। तो जो वो जाहिर कहते हैं हम उसको मान लेते हैं। हम तो जो सारी जाहिर कहते हैं उसको मान लेते हैं जब तक कि उसके बरक्स कोई सबूत ना आ जाए। अब आप तसव्वुर करें कि ये पीटीआई ने जितनी गुफ्तगू की है, जो वो बयानियाँ बार बार चेंज करते हैं बनाते हैं, पीटीआई केस स्टडी है, सारी जमातें ये करती हैं। मैं आपको सिर्फ जो करंट अफेयर्स में केस स्टडी है वो बता रहा हूँ। इसके अंदर हमसे कितने गुनाह ये कमिट करवाते हैं, कितना झूठ हमें देते हैं जिसकी वजह से हम वो जाके झूठ फैलाते हैं, उसको प्रोपगेट करते हैं, उस पर जाके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देते हैं। मसलन इस्लाम में क्लियर है कि खून के रिश्ते आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जमातों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 10-12 साल में खून के रिश्तों की आपस में तोड़ डाली है, क्योंकि ज़ाहिर सारे दूध के धुले हुए नहीं थे। तो ये एक मेजर चीज़ है और हमें इसके बारे में माह रमज़ान में बड़े गौर से सोचना चाहिए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग खबर हमने ये पढ़ी थी कि पीएम शहबाज शरीफ ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई है जो एवेल्युएट करेगी कि किस तरह 1 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि 1 खरब रुपए सालाना बचाए जा सकते हैं जो एक्सपेंड खर्च कर रही है सरकार इस वक्त। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कमेटियाँ ज़रूर बननी चाहिए। बल्कि जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक कमेटी इस तरह की बनी थी और उसमें 7 नहीं 14 मेंबर थे और उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो इग्नोर हो गई थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो नई से नई कमेटी बनाता है और वो कमेटी जो होती है वो ऑलरेडी एक पुरानी कमेटी की रिप्लेसमेंट होती है। यानी कि हमारे पास टूल्स बने होते हैं लेकिन हम सिर्फ नए अपने बंदों को अकोमोडेट करने के लिए ऐड कर देते हैं लोग। तो उम्मीद है कि जो नई 7 मेंबर कमेटी होगी, जो पहले 14 मेंबर कमेटी है, उन जो रिकमेंडेशंस दी थी ये भी वही रिकमेंडेशंस देंगे। लेकिन जब आप वो 14 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको साफ नज़र आता है कि जो सरकार 1 ट्रिलियन रुपीज़ 1 ट्रिलियन रुपीज़ बचाएगी वो सरकार अपनी वेस्टफुल स्पेंडिंग के काम नहीं कर रही थी, वो सरकार पब्लिक फंडिंग के काम कर रही थी। आईएमएफ की पॉलिसी की एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो भी पब्लिक फंडिंग का प्रोजेक्ट होता है वो कट डाउन होता है। तो सरकार इस वक्त कुछ भी करने को तैयार है आईएमएफ को अपीज़ करने के लिए। क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आईएमएफ आपसे खुश नहीं है। अभी आईएमएफ के जो सर्वे ऑफिसर्स आए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट को डीमोनाइज किया है और कहा है कि आपने क्यों प्रीएम्प्टिवली अनाउंस कर दिया कि हमने सारे बेंचमार्क्स हिट कर लिए। अभी तो आईएमएफ एवेल्युएशन कर रही है, यानी कि सरकार इस वक्त आईएमएफ के आगे पीछे कुछ भी करने को तैयार है इनको खुश करने के लिए। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं इस वक्त, ये ईयर्स ऑफ सिमिलर बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ हैं। आज हम आपको एक छोटा सा सलूशन देते हैं पैसे रेज करने के लिए और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी ऐसे हो नहीं सकता, यूं नहीं हो सकता, लेकिन हमारे ख्याल से यूं हो सकता है। अगर आज सरकार एक एमनेस्टी अनाउंस कर दे कि हम जितना आप ब्लैक मनी वाइट करना चाहते हैं हम आपको करने देते हैं, तो आपके ख्याल से कितना पैसा रेज होगा? क्या ख्याल है आपका? आप इस पे एक नंबर पुट कर दें, आपके ख्याल से $100 मिलियन होंगे, $500 मिलियन होंगे, 1 बिलियन होंगे, 2 बिलियन होंगे, $50 बिलियन होंगे, कितना पैसा रेज होगा? अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में कोई छोटे मोटे लेवल पे भी कारोबार करता रहे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का कारोबार हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो किसी प्रोडक्ट की, चाहे वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इन्वॉल्व हो, चाहे वो रियल इस्टेट में इन्वॉल्व हो, तो वो आपको कहेगा जी $20-25 बिलियन कहीं भी नहीं गए जो वाइट हो जाएगा। यानी कि हर बंदे को अपनी इंडस्ट्री के अंदर 10-12 बिलियन डॉलर नज़र आते हैं जो ब्लैक घूम रहे हैं, जो वाइट हो नहीं सकते और होना चाह भी रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो कभी भी अपना ब्लैक मनी वाइट नहीं करना चाहेंगे, जो क्रिमिनल मनी होता है, जिस तरह ड्रग कार्टेल हो गए, कोई गैम्बलिंग का कारोबार हो गया, वो तो ज़ाहिर है अपना पैसा वाइट नहीं कर सकते। लेकिन 90% 80% कारोबारी पाकिस्तान में जो जेन्युइन कारोबार कर रहे हैं वो अपने पैसे को डिक्लेयर नहीं करते। अगर मुल्क इतनी डायर सिचुएशन में है और सरकार को लगता है तो सरकार एक एमनेस्टी अनाउंस कर दे, पैसा वाइट करा ले, उस पैसे को इकॉनमी में शामिल करे और वो पैसे उठा के मारे जिन लोगों के हमने पैसे वापस देने उनके मुंह पे। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं करती? जब अवाम और सरकार एक पेज पे आ जाए, यानी कि अवाम लिटरली सरकार को पैसे दे कि आप ये टास्क परफॉर्म कर दें, तो वह सरकार का उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा कि एक चीफ जस्टिस ने डैम का फंड अनाउंस किया था जिसमें लोगों ने पैसे दिए थे
और फिर लोगों ने ऐसी लान थान की थी उस चीफ जस्टिस की, क्योंकि उन्होंने फिजिकली पैसे दिए हुए थे, कंट्रीब्यूट किए हुए थे एक चीज़ के लिए, वो चीज़ हो नहीं सकती थी, कि वो चीफ जस्टिस आज तक मुंह छुपाए फिर रहे। इसी तरह अगर ये सियासतदान कॉल देंगे पाकिस्तान का डेट पे ऑफ करना है और लोग उस डेट को पे ऑफ करने के लिए पैसे दें, तो बीच में ये अपने खांचे नहीं मार सकते, बीच में ये अपनी सब कमेटियाँ बना कर तनख्वाहें नहीं लगा सकते। एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है इन MNAs के अंदर कि इनकी कोशिश होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कमेटीज़ पे हम अपॉइंट हो जाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस कमेटी से रिलेटेड जो पर्क्स उनको मिलने होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो इस तरह आप 6-6 घरों का पेट्रोल, 6-6 घरों का बिजली का बिल खींच रहे होते हो। बहुत ही घटिया सोच होती है हमारे सियासतदान की और छोटी सोच होती है। ओवरऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त वो थोड़े से ब्लीक लग रहे हैं, क्योंकि हम वही घिसे पिटे सॉल्यूशंस को अपना रहे हैं और हमें तो नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा महंगाई बहुत ऊपर जाएगी। माह रमज़ान के अंदर इस दफ़ा आपको महसूस दोबारा हुआ है कि व्यापारियों ने बेहुदा रेट बढ़ा दिए, लेकिन आपको एक और चीज़ महसूस हुई कि सड़कें खाली हैं, एक वीराना है। हम अक्सर सड़कों पे आगे पीछे सर्वे कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कोई ख़बर ढूंढ रहे होते हैं, कोई फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें साफ नज़र आता है कि अब मार्केट्स में उस तरह का रश नहीं है। होता है जब हम ईद के करीब आएँ तो कुछ मार्केटें भरें, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक मायूसी ज़रूर है। इस मायूसी को दूर करने के लिए हम सिर्फ मुल्क की सियासत की तरफ मुड़ के नहीं देख सकते, हमने दीन की तरफ मुड़ के देखना होता है। इसलिए आज गालबन सलमान चौथा रोज़ा है। इस चौथे रोज़े की वजह से, इसकी फजीलत से हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ना मैक्सिमम रमज़ान का वक्त और ज़िंदगी का वक्त कुरान पढ़ने, समझने में और ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने पे लगाएं, ताकि आपको समझ है कि मुसलमान का काम है सच के साथ खड़ा होना, अच्छा एफर्ट करना और रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इयॉन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो जो उससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी दो जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फीस है अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय।